minus 0.85 electron volt to minus of 0.544 electron volt, including both these energy levels. Both these energy levels. पहला, find the atomic number. Second, find the n value of these levels. और तीसरा, calculate the longest wavelength in this transition. तुम्हारे क्विज में एक सवाल आया होगा कि let an be the area enclosed in the nth orbit of a H atom, then slope of the graph between ln of an by a1 versus ln n. ये सवाल कर पाए थे? नहीं कर पाए थे? चलो सेकंड क्वेश्चन. let an be the area enclosed by the nth orbit in a H atom. Find the slope of curve between ln of an by a1 versus ln of n. तो ये सवाल को आप ऐसे समझिएगा कि H-like atom is observed to emit 6 different wavelength originating from all the possible transition between the group of level. अगर ये न्यूक्लियस है तो ये 2 लेवल है. अब ये 2 लेवल कौन सा है हमें नहीं पता, लेकिन यही 2 लेवल के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है. समझ में आ रहा है? तो हायर लेवल से लोअर लेवल तक आने के तरीके जो हैं वो टोटल 6 है, इसलिए हमको टोटल 6 डिफरेंट वेवलेंथ मिल रहा है. फिर आगे लिख रहा है दीज लेवल हैव एनर्जी बिटवीन 0.85 से लेकर 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये दोनों लेवल का जो एनर्जी है इन बिटवीन दिस टू वैल्यू इंक्लूडिंग बोथ दीज एनर्जी लेवल, दोनों एनर्जी लेवल को मिलाकर जो एनर्जीज हम लोग को मिला ट्रांजिशन में वो 0.85 से लेकर 0.54 के बीच में हम लोग को मिल रहा है. फाइंड द एटॉमिक नंबर Z, find the n value of these 2 levels and find the longest wavelength which we will get in the electronic transition. तो आपको ध्यान होगा कि नंबर ऑफ पॉसिबल वेवलेंथ का एक फॉर्मूला हम बताए थे, लेकिन n = 1 और n = n के बीच तो फॉर्मूला आया था n × n-1 होल डिवाइड बाई 2. लेकिन एक और जनरल फॉर्मूला हम लिखाए थे कि अगर n1 और n2 के बीच में हो रहा है तो फॉर्मूला क्या लिखाए थे? n2 - n1 × n2 - n1 + 1 होल डिवाइडेड बाई 2. समझ में आ रहा है? उसी फॉर्मूला के बेसिस पे ये सवाल सॉल्व होगा कि मान लो कि ये n1 है और ये n2 है कि नहीं? तो इन दोनों के बीच में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन कितने हो सकते हैं? n2 - n1 × n2 - n1 + 1 होल डिवाइडेड बाई, ये फॉर्मूला हम बताए थे, है कि नहीं? तो जब इलेक्ट्रॉन n2 से n1 पे आ रहा है द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन इज दिस फॉर्मूला. टोटल कितने वेवलेंथ मिले इसमें? 6. दिस विल बी इक्वल टू 6. समझ में आया कैसे किए? उसके बाद हम लोग लिख सकते
कि N2 माइनस ऑफ N1 इंटू N2 माइनस ऑफ N1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 12, या लिख सकते N2 माइनस ऑफ N1 का होल स्क्वायर प्लस N2 माइनस ऑफ N1 दैट विल बी इक्वल टू 12। क्वाड्रेटिक बन गया ना। उसके बाद N2 माइनस ऑफ N1 का होल स्क्वायर N2 माइनस N1 का होल स्क्वायर प्लस N2 माइनस ऑफ N1 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। So ultimately it will become x square plus x minus of 12 will be equal to 0। इसके रूट क्या आएंगे? माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 12 48 प्लस 149 डिवाइडेड बाई 2 x विल बी इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन N2 माइनस N1 कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं लेंगे, नहीं तो माइनस 8/2 हो जाएगा माइनस 4। नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकता क्योंकि N2 बड़ा है N1 से। x अल्टीमेटली क्या है? N2 माइनस N1, सो x शुड बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यहाँ पे प्लस 7 लेंगे, तो प्लस 7 माइनस 1 इज 6 डिवाइड बाई 2 3। सो x का वैल्यू कितना आया? 3। अल्टीमेटली N2 माइनस N1 का वैल्यू कितना आ गया? 3। ये याद रखना कि दोनों का शेल का नंबर का डिफरेंस कितना है? 3 है। क्लियर है? अब these levels have energy between 0.85 to 0.54 electron volt including both these energy levels। हमें पता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है न्यूक्लियस से एनर्जी घटता है, तो ऑब्वियसली ये माइनस 0.85 है, ये माइनस 0.54 है। कौन सा एनर्जी कौन से शेल को रिप्रेजेंट कर रहा? N1 के लिए कौन और N2 के लिए कौन? N1 क्लोजर है तो उसका एनर्जी ज्यादा होगा, तो N1 के लिए क्या है? माइनस 0.85 और N2 के लिए क्या है? माइनस 0.544। समझ में आ रहा बात? ठीक है, तब हम लोग बोल सकते कि माइनस ऑफ 0.85 will be equal to minus of 13.6 z square by n square। यही तो H लाइक एटम के लिए एनर्जी था। किसी भी शेल का एनर्जी क्या था? माइनस ऑफ 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। लेकिन यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज n1 स्क्वायर और दूसरा माइनस ऑफ 0.544 विल बी माइनस ऑफ 13.6 z स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर। यस और नो? दोनों को डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा 0.85 बाई 0.544 दैट विल बी इक्वल टू, ये तो कट गया, ये बन जाएगा N2 बाई N1 का होल स्क्वायर और N2 बाई N1 का विल बी इक्वल टू 0.85 अपॉन 0.544। ये वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ये वैल्यू आएगा कितना? समझ में आया क्या किए? क्या कर रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। 0.85 डिवाइडेड बाय 0.544 इट इज 1.5625 रूट ऑफ 1.5625 दैट विल कम 1.25। Therefore N2 is 1.25 N1। बिठा दे वहां पे, ये निकाले थे ना, ये हो गया 1.25 N1 माइनस ऑफ N1 is 3, so it is 0.25 N1, 0.25 N1 is 3, so N1 will be 3 upon 0.25, मतलब ये आ गया 12। N1 कितना आया? 12। N1 12, तो N2 कितना? 15। तो ये क्वांटम नंबर या शेल का नंबर पकड़ा गया कि यार ये तो 12 है और ये 15 है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 15 से 12 के बीच में चल रहा है, 13 भी होगा 14 भी होगा। समझ में आ रहा बात?
क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? तो फाइंड द n वैल्यू ऑफ दिस लेवल 12 एंड 15. फाइंड द एटॉमिक नंबर. अब किसी में भी बिठा दे, यहां बिठा दे, ये क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ 0.85 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 13.6 z स्क्वायर अपॉन n1 कितना था? 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर. सो अल्टीमेटली यू विल गेट 0.85 into 12 divided by 13.6, that is z square comes 9, z will come 3. It is lithium 2 plus, z का वैल्यू 3, मतलब कौन सा H लाइक एटम है? लिथियम 2 प्लस. अब बताओ इस ट्रांजिशन में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सा होगा? इस ट्रांजिशन में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सा ट्रांजिशन देगा? 13 to 12. 13 और 12 का एनर्जी डिफरेंस और 15 और 14 का एनर्जी डिफरेंस, किसका एनर्जी डिफरेंस ज्यादा? 12 और 13 का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा, 14 15 का एनर्जी डिफरेंस कम. ये बात तो समझ में आ रहा है ना? डिक्रीज करता है ना. E2 माइनस E1 इज ग्रेटर देन E3 माइनस E2, ग्रेटर देन E4 माइनस E3. होता है कि नहीं होता है? अब बता, मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए एनर्जी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए एनर्जी क्या होना चाहिए? मिनिमम. तो मिनिमम एनर्जी कहां मिलेगा? मिनिमम एनर्जी कहां मिलेगा? 15 से 14. समझ में आ रहा है? 15 से 14 में एनर्जी विल बी मिनिमम, सो वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम. 1 by lambda will be equal to Rydberg constant z square 3 square 9 1 upon 14 का स्क्वायर माइनस 1 upon 15 का स्क्वायर. सॉल्व करके लैम्डा निकालेंगे, यही निकलेगा लैम्डा मैक्सिमम इस ट्रांजिशन में. तो ये एक अच्छा लेवल का सवाल है जिसको ध्यान में रखना है. अगला सवाल, let n be the area enclosed by the nth orbit in a H atom. Find the slope of the curve between ln of an by a1 versus ln of n. H atom क्लियरली बोल दिया. H atom तो Z कितना? 1 है कि नहीं? All the orbits are considered to be circular. सर्कुलर ऑर्बिट ही तो होता है. तो अगर nth ऑर्बिट है, ये मान लो n इक्वल टू n है, तो ये nth ऑर्बिट हो गया. तो इस nth ऑर्बिट का अगर रेडियस rn है तो एरिया एनक्लोज्ड कितना होगा? पाई rn स्क्वायर. पाई r स्क्वायर ही तो एरिया होगा. यस और नो? सो दिस विल बी टर्म्ड एज an. So what will be A1? A1 will be equal to pi R1 का स्क्वायर. पहला ऑर्बिट का एरिया कितना? R1 मान लिए रेडियस, तो पाई R1 स्क्वायर. दोनों का रेशियो लो, AN बाई A1 क्या बन जाएगा? पाई पाई कट गया, RN का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर. दोनों तरफ लॉग ले लिए, ln ऑफ an बाई a1 ये हो जाएगा ln ऑफ rn स्क्वायर बाई r1 स्क्वायर. 2 कॉमन हो गया, 2 ln rn बाई r1 आएगा. अब आगे बढ़ जाओ, यहां से आगे बढ़ो.
ln 2ln रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता? 0.529 n स्क्वायर बाई z इज 1 डिवाइडेड बाय पहला ऑर्बिट का रेडियस कितना? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। एन का भी वैल्यू 1 और जेड का भी वैल्यू 1, तो नीचे कितना बचेगा? 0.529। ये दोनों कट गया, ln n स्क्वायर मिला। फिर 2 को बाहर निकाले तो ln ऑफ an बाई a1 विल बी इक्वल टू 4 ln n, है कि नहीं? तो अगर हम लोग एक प्लॉट बनाएंगे ln ऑफ an बाई a1 का ln ऑफ n का वर्सेस, ये y हो गया, ये x हो गया, तो y इज इक्वल टू mx। वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी m का वैल्यू 4।
collection of H-like atoms has some atom in the lowest energy level. देख, एटम इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल मतलब उस एटम का इलेक्ट्रॉन इज इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल. एटम इज इन द हायर एक्साइटेड लेवल मतलब उसका इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन अ हायर एक्साइटेड लेवल. अगर एक H लाइक एटम का इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड लेवल पे है तो हम बोल सकते हैं कि वो एटम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे है. एटम का स्टेट इज इलेक्ट्रॉन का स्टेट. समझ में आ रहा है? अ कलेक्शन ऑफ H लाइक एटम हैज सम एटम इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल. सम एटम इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल ए मतलब उसके इलेक्ट्रॉन n = 1 पे है एंड सम एटम्स इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल B माने उसका इलेक्ट्रॉन n = 1 के अलावा कहीं एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल B पे है माने हायर एक्साइटेड लेवल पे है. एंड नो एटम्स इन एनी अदर एनर्जी लेवल माने इलेक्ट्रॉन दो ही एनर्जी लेवल पे मौजूद है, या तो 1 पे या तो किसी n पे, बीच में और कहीं नहीं है. द एटम मेक्स अ ट्रांजिशन टू अ हायर एनर्जी लेवल बाय एब्सॉर्बिंग फोटोन ऑफ एनर्जी. हम लोग उस H लाइक एटम जो भी था उसमें हम लोग एनर्जी दिए. कितना दिए? 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वो एनर्जी एब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन चला गया और हायर एनर्जी लेवल पे. ठीक है, कितना दिए? 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए, इलेक्ट्रॉन चला गया हायर एनर्जी लेवल पे. उसके बाद वो हायर एनर्जी लेवल पे जब वहां से जब 1 पे व्हेन इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट इट एमिट्स 6 डिफरेंट वेवलेंथ. ठीक, तो जब वो एनर्जी एमिट करेगा ना 1 पे आने के लिए, हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो एनर्जी क्या करेगा? एमिट करेगा. तो जो एमिटेड एनर्जी पाया गया इट वाज इक्वल टू 2.55. इन सम केस इट वाज ग्रेटर देन 2.55 ऑल्सो, इट वाज लेस देन 2.55 ऑल्सो. अब इसी इंफॉर्मेशन के आधार पे आपको बताना है कि इनिशियली वो कौन से स्टेट पे था इलेक्ट्रॉन. मैंने बी बताना है. बी ये तो ग्राउंड स्टेट है, तो B का एनर्जी लेवल का n का वैल्यू बताना है. अब यहां पे वो वैल्यूज जो हम लिखाए थे वो काम में आएगा. तो इसको आप ऐसे समझना कि कुछ ऐसे एटम्स थे जिसके इलेक्ट्रॉन n = 1 पे थे. कुछ ऐसे भी एटम्स थे जिसके इलेक्ट्रॉन्स कुछ n = n पे थे. ये हमको पता नहीं है कि कौन सा लेवल है भाई, ये हटा दो, नहीं तो तीसरा लगेगा. n = n पे था. ग्राउंड स्टेट, सम एनर्जी स्टेट B, यही हायर एक्साइटेड स्टेट है. अब हम लोग इसमें कितना एनर्जी प्रोवाइड किए? 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ऑब्वियसली 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्सॉर्ब किया होगा ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी. क्यों ऐसा हम लोग गेस कर सकते? क्योंकि जब वो वापस आता है तो कुछ फोटोन 2.55 के भी मिलते, तो 2.55 एब्सॉर्ब करके कोई एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे गया होगा. जब वहां से वापस आया होगा तभी तो 2.55 फिर हमको वापस भी दिया. कुछ ट्रांजिशन 2.55 के बराबर दिया, कुछ ट्रांजिशन 2.55 से कम दिया, कुछ ट्रांजिशन 2.55 से ज्यादा भी दिया. ये बात समझ में आ रहा है? तो डेफिनेटली कोई भी दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस 2.55 होना चाहिए.
ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके दो ऑर्बिट के बीच में चला जाता है, वो तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ही जाता है। हर ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स्ड है। 2.55 एब्जॉर्ब किया था और हिंट दे रखा है लास्ट में कि जब वो वापस आता है तो कुछ फोटोन 2.55 के भी मिलते हैं। तो जरूर दो शेल के बीच का डिफरेंस कहीं ना कहीं दो शेल के बीच का डिफरेंस 2.55 के बराबर होगा ना। तो हम लोग इसमें गेस करते हैं बेटा, यह प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकता। लेट Z is 1, लेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1? पहला शेल का एनर्जी का कितना वैल्यू होता? माइनस 13.6, Z तो 1 मान लिए, 13.6 Z²/n² होता है। दूसरे लेवल का एनर्जी कितना? माइनस 13.6 Z²1 n² डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा? 3.4। तीसरे का कितना? माइनस 13.6 डिवाइड बाई 9, so it will become minus of 1.51। सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ध्यान रहे। चौथे का एनर्जी कितना? माइनस ऑफ 13.6 डिवाइड बाई 16, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? माइनस ऑफ 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पांचवें का एनर्जी कितना आता? माइनस ऑफ 13.6 डिवाइड बाई 25 आएगा, कितना आएगा? माइनस ऑफ 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब चेक कर कौन से दो एनर्जी का डिफरेंस 2.55 है। कौन से दो एनर्जी का डिफरेंस 2.5 है? इसीलिए ये अपने आप में डिफरेंट क्वेश्चन है बेटा। फॉर्मूला लगाने जाओगे फंस जाओगे, कहां से स्टार्ट करें? क्योंकि 2.55 दिए तो एनर्जी n वाला यहां से ऊपर जा सकता है, ये भी तो जा सकता है, लेकिन ये यहां से वहां तक तब जाएगा जब उसका और पहले एनर्जी शेल का डिफरेंस 2.55 होगा। समझ में आ रहा है? तो जब आप ये डेटा देखोगे तो आपको दो जगह ऐसा दिखेगा, 3.4 और 0.85 दोनों का डिफरेंस देख। 3.4 माइनस ऑफ 0.85 इज हाउ मच? 2.55। समझ में आया? यह बात समझ में आ रहा है? और जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे गया, उसके बाद जब वो ग्राउंड स्टेट पे आता है, emits radiation of 6 different wavelength when it returns to the ground state. ग्राउंड स्टेट पे जब आता है तो 6 डिफरेंट रेडिएशन, तो n into n-1/2 that is 6। ग्राउंड स्टेट पे आ गया ना, तो 6 तरीका तो n निकल जाएगा कि 2.55 एब्जॉर्ब करके वो कहां गया था वो पता चल जाएगा। n² minus n is equal to 12, n² minus n minus of 12 will be equal to 0, plus 4 minus 3 आ रहा है, कितना आ रहा है? n² minus 4n plus 3n minus 12 is equal to 0, n into n minus 4 plus 3, n minus 4 is equal to 0, so n plus 3 into n minus 4 is equal to 0, but n can never be a negative quantity, therefore n will be equal to, कहाँ गया था वो? 4th पे। देख 4th पे। तो सिचुएशन कैसा था कि कुछ इलेक्ट्रॉन 1 पे थे, ठीक? कुछ इलेक्ट्रॉन जो था n is equal to 1, n is equal to 2 पे था, कुछ एटम में इलेक्ट्रॉन 2 पे था। जब वो 2.55 एब्जॉर्ब किया तो कौन सा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया 2.55? ग्राउंड स्टेट वाला कि n is equal to 2 वाला? n is equal to 2 वाला। क्योंकि ग्राउंड स्टेट अगर एब्जॉर्ब करेगा ना, कोई भी शेल का डिफरेंस इसके साथ लो 2.55 नहीं आ रहा है, मतलब कि ये एब्जॉर्ब नहीं किया। कौन एब्जॉर्ब किया? बेसिकली ये 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट n is equal to 2 वाला एब्जॉर्ब किया। कहां चला गया? n is equal to 4 पे चला गया।
तो यार बीच में 3 भी तो है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया होगा तो इट विल गिव द एनर्जी लेस देन 2.55। जब ये यहां से यहां डायरेक्ट आया होगा इट विल गिव द एनर्जी इक्वल टू 2.55। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया होगा इट विल गिव द एनर्जी ग्रेटर देन 2.55। Yes or no? Therefore, everything is satisfied. Z value 1, ionization energy 13.6 electron volt. N value of the initial excited state 2. Find the maximum and minimum energy emitted. So what is maximum? E4 minus E1, 13.6 minus of 0.85. मैक्सिमम एनर्जी कितना? 13.6 माइनस ऑफ 0.85। और मिनिमम एनर्जी कितना? मिनिमम एनर्जी आएगा 4 से 3 तक 13.8 1.51 माइनस 1.51 माइनस 0.85। यही मिनिमम एनर्जी, वो मैक्सिमम एनर्जी। समझ में आया क्लियरली? तो कभी कभी ऐसे हथकंडे भी अपनाने पड़ते हैं। Okay, so this was all about Bohr's model, जिसमें हम लोग न्यूक्लियस को स्टेशनरी मानते हुए इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए पाए। आगे चल के मैं मूविंग न्यूक्लियस के बारे में भी बताऊंगा कि न्यूक्लियस भी मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहा है। उसमें थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट आता है, तो वो हम बाद में थोड़ा बताएंगे, एक टॉपिक पढ़ाने के बाद। खैर, लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल का लिमिटेशन क्या क्या है? बोर्स मॉडल का पहला लिमिटेशन ये है कि इट इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स, जिसको हम लोग बोलते हैं H और H लाइक एटम्स ओनली। It is not valid for multi-electron atoms. It is not valid for multi-electron atoms. हम लोग सिर्फ ये मॉडल H या H लाइक एटम पे ही हम लोग लगा सकते, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ये वैलिड नहीं है। जहां एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वहां बोर मॉडल हम लोग वैलिड नहीं मानेंगे। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट लिमिटेशन इज व्हेन the source of the spectrum, when the source of the spectrum was subjected to electric field या magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्जेक्ट कर दिए सोर्स ऑफ स्पेक्ट्रम। सोर्स ऑफ स्पेक्ट्रम क्या? वही हाइड्रोजन गैस जिसको एक्साइट किए थे, ब्लूइश कलर का लाइट आया था, प्रिज्म से पास किए थे तो हमको डिस्कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिला था। बैंड स्पेक्ट्रम, एक जगह बहुत सारे लाइंस, फिर एक जगह बहुत सारे लाइंस, है कि नहीं है? तो जब उस स्पेक्ट्रम को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को सब्जेक्ट कर दिए, देन finer lines also appeared. Finer lines also appeared near to the spectral line. Near to the spectral line. जैसे मान लीजिए स्पेक्ट्रम है, ये एक लाइन था, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के सब्जेक्ट किए, जैसे ही उस पूरे सिस्टम में हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए ना, तो ये जो मेन लाइन है
उसके बगल में भी बहुत सारे ऐसे ऐसे पतले पतले लाइंस और आ गए। प्रेजेंस ऑफ अ फाइनर लाइन नियर टू द मेन स्पेक्ट्रल लाइन। No explanation. No explanation was given by Bohr. ये भी एक लिमिटेशन है कि बोर मॉडल इस फाइनर लाइंस का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता। इन मैग्नेटिक फील्ड this splitting of line into finer lines is called Zeeman effect. In electric field, the splitting is called Stark effect. Magnetic field splitting is called Siemens effect and electric field splitting is called Stark effect. तो बेसिकली बोर मॉडल Zeeman effect और Stark effect का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। ये दो वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं बोर्स मॉडल के। बाकी एनर्जी रिलेटेड जो बात किया वो आज भी हम लोग यूज करते हैं। एनर्जी शेल्स का कंसेप्ट कि फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, ये अभी भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं एनर्जी लेवल। बिल्कुल 100% इट वाज एक्सेप्टेड। लेकिन ये दो मेन लिमिटेशंस हैं बोर मॉडल के। आगे हेडिंग लिखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थोड़ा देर के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिस्कशन हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, एक दूसरे चीज को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। Whenever any electromagnetic radiation is irradiated on, a photoelectric substance, then electrons come out with some kinetic energy. Whenever any electromagnetic radiation is irradiated on a photoelectric substance, then electrons comes out from the surface with some kinetic energy. This effect is called photoelectric effect. मान लो ये एक फोटोइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, इसके ऊपर हम लोगों ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इरेडिएट किया मतलब उसके ऊपर डाला। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग इरेडिएट करते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि electrons comes out and these electrons are called photoelectrons comes out with some velocity, with some kinetic energy. This effect is called photoelectric effect. Now जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, जैसे सोडियम फोटोइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है वो फोटोइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ऐसे समझेंगे, समझ में आ रहा है? जिस पे लाइट गिरते ही इलेक्ट्रॉन निकल गया वो फोटोइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ दिस फिनोमेनन क्लियरली शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो इसके पास कुछ मोमेंटम आया। मोमेंटम कहां से आया? कहीं से मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, और मोमेंटम ट्रांसफर करना पार्टिकल बिहेवियर शो करता, वेव कैरेक्टर शो नहीं करता।
अब ऐसे देखो, इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप हम बना रहे बिल्कुल उसी टाइप का जैसे हम लोग कैथोड रे वाला देखे थे। ये मान लो एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड है, पहला इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोड। ये दोनों इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है थ्रू अ बैटरी, कनेक्टेड थ्रू अ बैटरी। This is positive terminal of the battery. This is negative terminal of the battery. यहीं पर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को, फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो है उसी का हम लोग कैथोड बना लेते, सॉरी एनोड बना लेते। क्लियर है? फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस का ही ये पॉजिटिव टर्मिनल बना लेते। बात समझ में आ रहा है? नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन वी इरेडिएट अ लाइट ऑन इट, व्हेन वी इरेडिएट अ लाइट ऑन इट, द इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट एंड इट स्टार्ट्स मूविंग विथ सम काइनेटिक एनर्जी वैल्यू, इट स्टार्ट्स मूविंग विथ सम काइनेटिक एनर्जी वैल्यू। यहीं पर एक एम मीटर हम लोग लगाते हैं, एम मीटर। व्हाट इज एम मीटर? एम मीटर रीड्स द इलेक्ट्रिक करंट, एम मीटर रीड्स द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? और यहां पर है कुछ पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस इज V, एडजस्टेबल। V को हम बढ़ा घटा सकते हैं। यहां पे पहले हम डिस्कनेक्ट किए हुए हैं, डिस्कनेक्ट किए हुए हैं। समझ में आ रहा है? जब डिस्कनेक्ट अगर किए हुए हैं तो इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। जो आया स्ट्राइक किया, काइनेटिक एनर्जी से मूव किया और ये ट्रैवल कर रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? नाउ दीज इलेक्ट्रॉन विथ सम काइनेटिक एनर्जी इट इज मूविंग। जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। इलेक्ट्रॉन निकला जरूर कुछ काइनेटिक एनर्जी से, लेकिन धीरे धीरे वो डिसेलरेट होगा, धीरे धीरे वो डिसेलरेट होगा। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव तरफ जा रहा है ना, रिपल्शन, डिसेलरेट होगा। और एक ऐसा भी वक्त आएगा जब इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। तो हम लोग यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा एडजस्ट करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो मेजर होता है वो 0 होता है, 0 कर देते हैं। क्यों करते हैं? वो पोटेंशियल का क्या इंपॉर्टेंस है वो सब आगे आपको पता चलेगा। एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज दिस विच कैन रीड करंट I एम्पियर, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एंड दिस V पोटेंशियल डिफरेंस इज एडजस्टेबल। हम लोग बढ़ा सकते घटा सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। समझ में आ रहा है? स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन निकला कुछ काइनेटिक एनर्जी से। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ड्रॉ करो जल्दी। जब ये स्विच हम ऑफ करके रखे हैं तो इलेक्ट्रॉन तो फ्रीली मूव करेगा ना, क्योंकि कोई पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है नहीं। वो तो इलेक्ट्रॉन को जो काइनेटिक एनर्जी मिला सीधे मूव कर गया। और हम लोग करंट मेजर कर सकते, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे ये स्विच को हम क्लोज करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है डिसेलरेट हो जाए, होगा ही होगा, है कि नहीं है? तो पहले शुरू में मानना कि स्विच ऑफ है, वहां पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है और हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट मेजर कर रहे हैं। क्लियर? अब देखो, फॉर एवरी सब्सटेंस देयर इज अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर just removal of electron without any kinetic energy and is called threshold energy या work function W। हर सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉन अपने आप सरफेस से बाहर नहीं आ जाएगा, इट इज सब्जेक्टेड टू द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उस इलेक्ट्रॉन को सरफेस के बाहर निकालने के लिए कुछ मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये कंडीशन हम लगा दिए कि द एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान लीजिए सरफेस था, इस पे हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला, इलेक्ट्रॉन यहां पर था,
इलेक्ट्रॉन मान ले यहां पर था और वो इलेक्ट्रॉन अब कहां आ चुका है, यहां आ चुका है, यहां पे खाली जगह कर चुका है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0। सिर्फ इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक निकालने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस कहते हैं, या वर्क फंक्शन ऑफ द सब्सटेंस कहा जाता है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट रिमूव द इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ गया, इलेक्ट्रॉन निकल चुका है मेटल से, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के पास कितना काइनेटिक एनर्जी है? 0। तो इस वेवलेंथ में जो एनर्जी होगा उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। समझ में आ रहा है? उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलेंगे h0। ये तो एनर्जी ही है ना, E0 threshold energy, it will be equal to h0, where μ0 will be threshold frequency. Threshold energy से टर्म आया threshold frequency। ध्यान रखना कि 1 photon always remove 1 electron। एक फोटोन ही एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। मान लीजिए सरफेस है, यहां इलेक्ट्रॉन है, एक फोटोन आया, स्ट्राइक किया इसके ऊपर और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे? इसके अंदर कितना एनर्जी था फोटोन के अंदर? h/nu। ठीक है, ऑब्वियसली दिस एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन W। अरे लेस देन W होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो मिनिमम एनर्जी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन W, देन ओनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल हैपन। मान लेते हैं ग्रेटर देन W, तो h/nu जो एनर्जी था इस बक्से में दैट विल बी इक्वल टू, अब ये एनर्जी किस किस चीज में इस्तेमाल हुआ? एक तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में इस्तेमाल हुआ, इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में इस्तेमाल हुआ, और जो एनर्जी बच गया वही उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी हो गया। सो h/nu इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, या h/nu इज ऑलवेज इक्वल टू h/nu0 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। और ये इक्वेशन एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन का इक्वेशन है। एक फोटोन में एनर्जी h/nu और एक इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी इसके ही। इट इज अ 1 photon 1 electron इक्वेशन। समझ में आया? अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।